नमस्कार फ्रेंड्स। आपका नया टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन मानक। देखिए, फर्स्ट लेखांकन मानकों के बारे में बात करेंगे कि लेखांकन मानक क्या होते हैं, इनको क्यों बनाया जाता है तथा इनको कौन सा संस्थान जारी करता है और मुख्य मुख्य कौन कौन से लेखांकन मानक होते हैं। और उसके बाद में एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो आपके लेखांकन मानक हैं उनके एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। देखिए, ये एमसीक्यूज़ आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश में रहेंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ है आपके जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो यानी राजस्थान गवर्नमेंट में हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में, जितने भी कॉमर्स के रिगार्डिंग कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये एमसीक्यूज़ काफ़ी और महत्वपूर्ण रूप से फ़ायदेमंद है। तो सभी जो भी कॉमर्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी साथी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो वो सभी फ्रेंड्स इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखें। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए, अब फर्स्ट बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। देखिए, लेखांकन मानक क्या होता है कि जो लेखांकन नीतियाँ होती है उनमें एकरूपता, निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु यानी एकरूपता, निरंतरता तथा समानता को सुनिश्चित करने हेतु लेखांकन नीतियों के निर्धारण हेतु लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। ये लेखांकन मानक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी आईसीएआई द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि लेखांकन मानक आईसीएआई द्वारा जारी किया जाता है, यानी भारतीय चार्टर्ड संस्थान के द्वारा। भारतीय जो संधि लेखाकार संस्थान होता है आईसीएआई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उनके द्वारा इनको जारी करने का कार्य किया जाता है। अब फर्स्ट देखते हैं कि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो महत्वपूर्ण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। यानी मुख्य मुख्य जो लेखांकन मानक है उनके बारे में बात करेंगे। यानी लेखा मानक कौन कौन सा होता है और उनका क्या यूज होता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिर इसके पश्चात में आपके एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं, आपका जो लेखा मानक एएस फर्स्ट है यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है, वो क्या दर्शाता है, किसके रिगार्डिंग उसको बनाया गया है, तो ये है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी जो लेखांकन नीतियाँ होती है उनके प्रकटीकरण के लिए एएस फर्स्ट का निर्माण किया गया है। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण एएस आपका यह है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एएस फर्स्ट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करें एस टू की, तो एस टू आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यानी जो स्टॉक का मूल्यांकन है उसके रिगार्डिंग एस टू का निर्माण किया गया है। एस थ्री की बात करें तो ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बनाया गया है, यानी जो आपका नगद प्रवाह विवरण होता है वो किस प्रकार से बनाना चाहिए उसका विवरण एस थ्री में दिया गया है। एस4 की बात करें तो ये कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ओकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बारे में बताया गया है। एस5 की बात करें तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में एस5 में बताया गया है। एस6 में डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास के बारे में बताया गया है। एस7 की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, यानी जो निर्माण के अनुबंध होते हैं उनके बारे में एस7 में बताया गया है। एस9 में रेवेन्यू रिकग्निशन के बारे में बताया गया है, यानी आगम मान्यता के बारे में एस9 में बताया गया है। एस10 की बात करें तो इसमें अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स यानी जो स्थायी संपत्तियां होती है उनका लेखांकन किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एस11 की बात करें तो इसमें द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स यानी जो फॉरेन मुद्रा का मूल्य होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है, उसके बारे में बताया गया है। एस12 में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में बताया गया है, यानी जो सरकार द्वारा ग्रांट से अनुदान दिया जाता है उसमें उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। एस13 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है, यानी जो लेखांकन विनियोग किस प्रकार से किए जाते हैं, विनियोगों का लेखांकन उसके बारे में बताया गया है। एस14 में अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के बारे में बताया गया है, यानी जो कंपनियों का एकीकरण होता है वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और एस16 की बात करें तो इसमें बोरोविंग कोर्स यानी जो ऋण की लागत होती है उसके बारे में बताया गया है। एस17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है। एस18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में है। एस आपका 19 लीज एंड पट्टे पर अगर किसी संपत्ति को लिया जाता है किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है। एस20 में अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जो आपका अर्निंग पर शेयर होता है उसका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में बताया गया है।
AS21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, यानी समेकित वित्तीय विवरण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जबकि AS22 में अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, यानी जो इनकम पर यानी आगम पर जो कर लगते हैं उसके बारे में किस प्रकार से लेखांकन का कार्य किया जाता है उसका विवरण AS22 में है। AS23 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। और AS24 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। और AS25 आपका 25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो अंतरिम वित्तीय विवरण पहले दिए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स तैयार करने से पहले वो किस प्रकार से दिए जाते हैं उसके बारे में बात की गई है। AS6 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी AS26 इंटेंजिबल एसेट्स यानी जो अमूर्त संपत्तियां होती है उनके बारे में बताया गया है। AS27 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर के बारे में बताया गया है। और AS28 की बात करें 28 की, तो इसमें इम्पायरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में बताया गया है। AS29 के बारे में बात करें तो इसमें प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स के बारे में बताया गया है, यानी जो कंटीजेंट यानी संदिग्ध जो दायित्व होते हैं, संदिग्ध संपत्तियां होती हैं उनका किस प्रकार से लेखांकन करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और आप बात करें AS30 की, तो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। AS31 आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रेजेंटेशन के, यानी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं, उनको किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, उनका किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। और आपका फिर है AS32 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी जो वित्तीय विवरण है उनको किस प्रकार से डिस्क्लोज करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो यानी जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो मुख्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखांकन मानक है, उनके बारे में बात कर चुके हैं। और जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये ही आपके एग्जाम में प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। यानी जो भी ये 15-20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 20-25 इसमें बात कर चुके हैं। हालांकि और भी इसके अलावा और है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनकी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग कंटिन्यू रूप से हैं ये, तो आपके ये 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी महत्वपूर्ण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इसमें आपको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और अगर आप इस सारणी को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे तो आगामी जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, उनमें जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये तो चार्ट के माध्यम से सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे MCQs को, यानी जो आपके MCQs है, ठीक है, उनको सोल्व करेंगे। जब MCQ सोल्व कर लेंगे तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, MCQ को सोल्व करने का कार्य करते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं साथियों, आपके फर्स्ट MCQ की बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी इनको शॉर्ट में AS भी कहा जाता है, यानी लेखांकन मानक इसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब आपकी जो PDF है MCQs है वो बाईलैंग्वेज है, हिंदी में है एंड ऑल्सो इंग्लिश, दोनों में है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI द्वारा जारी किया गया है। यानी अभी पहले बात कर चुके हैं जब आपका चार्ट पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखांकन मानक है, वो ICAI यानी दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी इनको जारी करने का कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से कह रखा है AS फर्स्ट है, AS2 है, AS3 है, तो इनमें से कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाते हैं ICAI द्वारा। तो आपको पता है कि सभी प्रकार के जो भी AS है वो इनके द्वारा, इन ICAI द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा D, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी AS फर्स्ट भी, AS2 भी और AS3। तो AS फर्स्ट आपका जो प्रस्तुतिकरण के, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण के रिगार्डिंग होता है, AS2 आपका स्टॉक मूल्यांकन होता है, और AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मुख्य ऑब्जेक्ट या क्या उद्देश्य होता है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं समानता सुनिश्चित करने के लिए, निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, और लास्ट में है वित्तीय विवरणों की तुलनीय जो कंपेरिजन इनके मध्य किया जाता है वो सुनिश्चित करने हेतु अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नीचे दिए गए में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड राजस्व की पहचान से संबंधित है। यानी जो AS9 है, अभी बात कर चुके हैं चार्ट में, तो AS9 आपका जो राजस्व की पहचान है, रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, तो आपका AS9 राजस्व की पहचान से संबंधित होता है। नेक्स्ट बात करें, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका नगद प्रवाह सूची, राजस्व मूल्यह्रास सूची यानी स्टॉक। तो AS2 आपका स्टॉक के रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट बात करें,
कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति थी यानी प्रेजेंटेशन से संबंधित होता है, यानी कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित है। तो आप ऑप्शन है AS फर्स्ट है, AS2 है, AS3 और AS10 है। तो सर्वप्रथम पढ़ाता है AS1 है, यानी AS1 एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी वित्तीय विवरणों के प्रेजेंटेशन के संबंधित होता है। AS2 आपका स्टॉक के मूल्यांकन के रिगार्डिंग होता है और AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट बात करें, AS15 किससे संबंधित होता है। ऑप्शन दे रखा मूल्यह्रास है, कर्मचारी लाभ, राजस्व और पट्टा है। तो AS15 आपका कर्मचारी लाभों के रिगार्डिंग होता है। किसके रिगार्डिंग होता है साथियों, कर्मचारी लाभ के रिगार्डिंग AS15 का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बात करें, नीचे दिए गए में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पट्टों से संबंधित होता है, यानी लीज के रिगार्डिंग होता है। तो चार्ट हम देख चुके हैं कि आपका जो AS19 है यानी AS19 है वो पट्टों के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, लीज यानी जो लीज पर किसी मशीनरी को देना या लेना जो भी स्थिति है, यानी जो लीज पर कोई चीज़ें दी जाती है, व्यापार की संपत्तियां दी जाती है, उसके बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, यानी AS19 है। नेक्स्ट बात करें, संदिग्ध घटनाएं और बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाएं पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में सही क्या है। तो ऑप्शन है आपका AS4 है, AS9 है, AS6 है और AS18 है। तो यहाँ पे AS4 आपका जो संदिग्ध घटनाएं होती है और उनको बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली घटनाओं पर उनका निर्माण किया जाता है, वो एक तरीके से AS4 के मध्य पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नीचे दिए गए में से कौन सा ICAI द्वारा जारी किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे AS आपका 4 है, AS8 है, AS17 है और AS24 है। देखिए साथियों AS8 है वो डिलीटेड कर दिया गया है, इस कारण से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट बात करें, ICAI द्वारा जारी किया गया पहला स्टैंडर्ड कौन सा था। तो सभी को आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्वप्रथम AS फर्स्ट जारी किया गया था। वित्तीय जो नीतियाँ होती हैं उनके प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग AS फर्स्ट जारी किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी नगद प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होता है। जैसा कि पहले बात कर चुके हैं कि आपका AS3 है, यानी नगद प्रवाह विवरण के रिगार्डिंग AS3 होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी संपत्ति के लिए अकाउंटिंग के सही आधार है, यानी कौन सा स्थायी संपत्ति स्थायी जो फिक्स्ड असेट्स होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा AS बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो AS10 है यानी AS10 स्थायी संपत्तियों के लिए बनाया गया है, यानी जो फिक्स्ड असेट्स होती है जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है एक्सेट्रा, जो भी स्थायी संपत्तियां होती हैं उनके रिगार्डिंग AS10 का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बात करें, AS6 किससे संबंधित होता है। तो AS6 आपका डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निवेशों के लिए लेखांकन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मार्गदर्शन प्रदान करता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट का कार्य किया जाता है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड बनाया गया है, कौन सा AS बनाया गया है। तो इसके लिए साथियों आपका AS13 का निर्माण किया गया है। किसका किया गया है, AS13 यानी 13 का निर्माण इसके लिए किया गया है। AS20 का मुख्य पहलू क्या होता है। तो AS20 का जो EPS के रिगार्डिंग बनाया गया है, यानी प्रति शेयर आय, यानी प्रति शेयर आय अगर याद करनी हो तो AS20 के माध्यम से याद किया जाता है। संबंधित पक्ष लेन देन का खुलासा किसके अंतर्गत होता है, यानी जो संबंधित पक्षों का लेन देन होता है उसको अगर डिस्क्लोजर करना हो तो वो AS18 के अंतर्गत आता है, यानी AS18 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। असाधारण मदों के पहचान के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है, यानी जो असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम्स होते हैं उनकी पहचान के लिए AS5 का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट बात करें, आयकर पर लेखांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है। जैसा कि चार्ट हम देख चुके हैं कि आयकर यानी जो इनकम टैक्स होता है अगर उस पर टैक्स लगाना हो, ठीक है, तो उसके बारे में आयकर पर लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके लिए AS22 का निर्माण किया गया है, यानी अकाउंटिंग 22 का इसमें इसका लेखा किया जाता है, यानी AS22 के अकॉर्डिंग आयकर पर जो लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो AS22 के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट बात करें, बैलेंस शीट की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, अब जो आपका आर्थिक चिट्ठा होता है वो आर्थिक चिट्ठा का जो प्रेजेंटेशन किया जाता है उसके रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट दे रखा है AS फर्स्ट के तहत संपत्तियों और दायित्वों को वर्तमान और गैर वर्तमान श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखना है कि AS फर्स्ट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो लेखांकन के वित्तीय विवरण होते हैं उनको प्रस्तुतिकरण का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का कार्य AS1 में किया जाएगा, जबकि AS2 आपका
स्टॉक के रिगार्डिंग होता है, AS10 आपका स्थायी संपत्तियों के रिगार्डिंग होता है और AS19 आपका लीज यानी पट्टे के रिगार्डिंग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका AS फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कृषि गतिविधि से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, यानी जो एग्रीकल्चर जो भी गतिविधियाँ होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। तो देखिए कृषि गतिविधियों के रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक सेकंड रुकिएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे कृषि गतिविधियों के रिगार्डिंग आपका जो AS41 है वो कृषि गतिविधि से संबंधित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संपत्ति के मूल्यह्रास से संबंधित होता है। देखिए ऐसे मूल्यह्रास 6 नंबर में AS6 में किया जाता है, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड संपत्ति के मूल्यह्रास के बारे में बात करें तो मूल्यह्रास AS28 के अंतर्गत लगाया जाता है। AS17 किससे रिपोर्टिंग करता है या किससे संबंधित होता है। तो AS17 एंड AS17 का निर्माण खंड रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है, यानी जो खंड रिपोर्टिंग होती है उसके निर्माण के लिए AS17 का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट MCQ है, विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी जो विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी होती है उसका जो लेन देन होता है उसके लिए कौन सी लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। तो इसके लिए अभी चार्ट में देखा था कि AS11 है वो विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय GAAP के संदर्भ में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका AS फर्स्ट है, यानी जो भारतीय जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्ट प्रिंसिपल होते हैं वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो AS फर्स्ट में वित्तीय विवरणों का प्रेजेंटेशन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, ऋण लागत के लिए लेखांकन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है, यानी जो ऋण लागत होती है उनके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है। तो यहाँ पे अकाउंट आपका AS16 है, यानी AS16 ऋण लागत के लिए लागू होता है। अभी देखिए यहाँ पे कोई समझाने की बात नहीं है, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में वहाँ सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये कितने नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस मद में इनका कार्य किया जाता है, या यह कौन सी मद से संबंधित होता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आपको ध्यान में रखना चाहिए और इनका विस्तार से आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे आपका क्वेश्चन में दे दिया कि AS2 किससे संबंधित होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि AS2 स्टॉक के मूल्यांकन के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार रखना है, यहाँ पे डिटेल में या डीपली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट MCQ की बात करें तो संयुक्त वित्तीय विवरणों से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो आपका AS21 एक तरह के जो संयुक्त वित्तीय विवरण होते हैं, जॉइंट रूप से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए 21 का निर्माण किया गया है। कर्मचारी लाभ के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जो कर्मचारी लाभों के बारे में बात करें तो AS15 में कर्मचारी लाभों के बारे में बताया गया है। शेयर आधारित भुगतान के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। शेयर आधारित भुगतान के लिए AS28 का निर्माण किया गया है। AS12 में क्या कवर किया गया है। तो यहाँ पे AS12 में सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन, जो सरकारी अनुदान होता है उसका लेखा AS12 में किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, संबंधित पक्ष लेन देन के खुलासे से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी संबंधित पक्ष लेन देन के खुलासे से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहेगा AS16 है, AS18 है, AS10 है और आपका ये AS2। तो यहाँ पे AS18 है वो एक तरीके से संबंधित पक्ष, जो संबंधित पक्षकार होते हैं उनके लेन देनों के खुलासे के बारे में AS18 में कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 34 नंबर की, यानी AS6 मूल्यह्रास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यह्रास का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन की बात करें तो आप दे रखा है, संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, स्थायी संपत्तियों की लागत को उनके उपयोगी जीवन के दौरान वितरित करना, कर देनदारियों का निर्धारण करना तथा स्थायी संपत्तियों को से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन करना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थायी संपत्तियों की लागत को उनके उपयोगी जीवन के दौरान वितरित करना। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो फिक्स्ड स्थायी संपत्तियाँ होती है, फिक्स्ड असेट्स होती है, उनका डेप्रिसिएशन लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष में, तो उनको एक
जो प्रत्येक वर्ष होते हैं उनमें या तो स्थायी किस्त विधि से लगाया जाता है या क्रमागत हास विधि से उनका लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो उनकी जो लागत होती है उनको जो उनकी लागत में जो उनका उपयोग जीवन काल होता है उसमें डिवाइडेड करने का कार्य मूल्यह्रास के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अमूर्त संपत्तियों के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, यानी जो इंटेंजिबल असेट्स होती है वो इंटेंजिबल असेट्स AS 26 में इसका निर्माण किया जाता है। AS 3 किसकी प्रस्तुति से संबंधित होता है, जैसा कि पहले बात कर चुके हैं। AS 3 नगद प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इसको बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा AS 2 का हिस्सा नहीं है, तो देखिए AS 2 में स्टॉक का मूल्यांकन का कार्य किया जाता है, आप सभी को पता है। तो और स्टॉक का स्टॉक 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल, एक होता है अर्धनिर्मित माल, ठीक है, एक कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, और एक होता है आपका निर्मित माल, ठीक है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP, और एक होता है आपका लास्ट वाला होता है फिनिश गुड्स, ठीक है। 3 प्रकार का माल होता है। तो यहाँ पे कच्चे माल की लागत इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तैयार माल की लागत इसमें इंक्लूड की जाती है, और यह मूल्य वर्धित कर रहा है यानी वैल्यू एडेड टैक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, और प्रत्येक श्रमिक की लागत इसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट हैंड जो AS 2 का हिस्सा है वो एक तरह से मूल्य वर्धित कर इसका पार्ट नहीं होता, जबकि कच्चे माल की लागत है, तैयार माल की लागत है, प्रत्येक श्रमिक लागत है वो AS 2 का हिस्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी जो सरकारी अनुदान दिया जाता है वो AS 12 के मध्य दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो AS 10 यानी स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन के बारे में कौन सा सही है। तो स्थायी संपत्तियां देखिए, तो बता रखा है कि AS 10 में स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन के बारे में कौन सा सही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका फर्स्ट है, ये पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए लेखांकन संबंधित है। B ऑप्शन आपका ये अमूर्त संपत्तियों को शामिल करता है। C ऑप्शन है ये भौतिक स्थायी संपत्तियों को कवर करता है, और D है आपका लास्ट, ये केवल स्थायी संपत्तियों के मूल्यह्रास पर ध्यान केंद्रित करता है। तो AS 10 है वो स्थायी संपत्तियों को रिगार्डिंग होता है। तो अब ये ध्यान रखना, स्थायी संपत्तियाँ कौन सी है जिनको आंखों से देखा और छुआ जा सकता है। तो भौतिक संपत्तियाँ यानी ये भौतिक संपत्तियाँ जो होती है उनको कवर करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करें आपको 40 की, तो विदेशी मुद्रा अनुवाद के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी जो विदेशी मुद्रा होती है उसका लेन देन किया जाता है वो AS 11 के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट एमसीक्यूज की, तो पट्टों से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पहले बात कर चुके हैं कि पट्टों के रिगार्डिंग AS 19 का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो AS 26 एक तरीके से, ठीक है। इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट है, इसमें गलती है। तो अनुसंधान और विकास के लिए जो लेखांकन होता है वो एक तरीके से इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट बात करें, राजस्व की पहचान पर AS 9 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी जो राजस्व की पहचान होती है रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू, तो वो एक तरीके से क्या होता है, जो ऑप्शन दे रखा है, राजस्व तब पहचाना जाता है जब नकद प्राप्त होता है। B है राजस्व तब पहचाना जाता है जब वह यह अर्जित और वास्तविकता में निश्चित हो। राजस्व तब पहचाना जाता है जब बिक्री दर्ज की जाती है। और लास्ट ऑप्शन आपका राजस्व तब पहचाना जाता है जब माल की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व तब पहचाना जाता है जब वह अर्जित और वास्तविकता में निश्चित हो, यानी राजस्व तब माना जाता है जब वो एक तरीके से अपन को प्राप्त हो चुका हो, या वो वास्तविक रूप में एक तरीके से एक अधिकार के रूप में रेवेन्यू अपन को प्राप्त हो रही है, तो एक तरीके से वो राजस्व की पहचान मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित घटनाओं के उपचार पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है, यानी बैलेंस शीट की तिथि के बाद जो घटनाएं घटित होती है, ठीक है, उसके बाद में जो घटनाएं घटित होती है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो AS 5 के अकॉर्डिंग लागू होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रति शेयर आय से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। प्रति शेयर आय से EPS की बात करें, प्रति शेयर आय एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा AS 10 का मुख्य उद्देश्य है। तो AS 10 स्थायी संपत्तियों के लिए होता है, तो स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए होता है। B ऑप्शन आपका कच्चे माल की लागत को पहचानना, दायित्वों के उचित वर्गीकरण को सुनिश्चित करना, और लास्ट आपका प्रति शेयर आय के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। तो AS 10 का निर्माण स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें 48 आपका जो क्वेश्चन है, AS 21 मार्गदर्शन किसमें प्रदान करता है। तो AS 21 का मुख्य कार्य ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त वित्तीय विवरणों की तैयारी करना, नगद प्रवाह विवरणों पर लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो जॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में AS 21 का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, खंड रिपोर्टिंग से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी खंड रिपोर्टिंग होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका AS
17 AS10 AS4 और AS12 है। तो यहाँ पे जो AS आपका 17 है 17 है वो खंड रिपोर्टिंग से संबंधित होता है। आपका 50 क्वेश्चन की बात करें तो संबंधित पक्ष लेन देन पर AS18 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, संबंधित पक्ष लेन देन के बारे में बात करें तो AS18 का जो मुख्य मेजर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका लेन देन की राशि का खुलासा करना, संबंधित पक्षों को क्लासिफाइड करना, संबंधित पक्ष की परिभाषा देना, सभी संबंधित पक्ष लेन देन का वित्तीय विवरणों में खुलासा करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा AS18 का मुख्य उद्देश्य सभी संबंधित जो भी पक्ष होते हैं उनके लेन देन का वित्तीय विवरणों में खुलासा करने का कार्य किया जाता है, यानी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करने का कार्य इसमें AS18 में किया जाता है। अब लास्ट MCQs की बात करें तो निवेशों के लिए लेखांकन से संबंधित कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यानी जो निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का कार्य साथियों चार्ट में पहले देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट एक तरीके से AS13 यानी AS13 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी मुख्य मेजर जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ICAI द्वारा जारी किए जाते हैं उनका विश्लेषण कर चुके हैं कि जो भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आने के जो भी चांसेस या प्रोबेबिलिटी बनती है उसके बारे में जो मुख्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको पढ़ चुके हैं, यानी इनके बाहर से कोई क्वेश्चन आपका आने के कोई चांसेस नहीं है। यानी जो चार्ट में बताया है वो ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फिर चार्ट को पढ़ने के पश्चात में जो MCQs है उनको विस्तार से देख चुके हैं। ठीक है, MCQs को सोल्व कर चुके हैं। तो जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो MCQs मैंने पढ़वा जो मैंने रीडिंग करवाया है, जो मैंने आपके सामने विश्लेषण किया है, उसका इंटरप्रिटेशन किया है, उसकी समराइजिंग की है, वो ही आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें आने के पूरे चांसेस है। इससे बाहर आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ठीक है साथियों, थैंक यू।